आज हम अपनी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच देखते हैं। कल हमने देखी थी नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच में हमने एक एडिशनल असम्पशन दी थी कि केडी और केई कांस्टेंट रहेगा। इधर थोड़ा सा जो हमारी असम्पशन है वो चेंज हो जाती है। एक बार यहाँ देखते हैं कि ये अप्रोच क्या कहती है। ये अप्रोच कहती है कि जो हमारा डेट है वो तो हमारी कांस्टेंट ही रहेगी, मतलब चाहे आप 1 रुपए का डेट लो, चाहे आप 1 लाख का डेट लो, चाहे आप 1 करोड़ का डेट लो, आपकी जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी। लेकिन एक बात बताइए, जब कोई भी फर्म डेट लेती है तो उसका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है क्योंकि उसको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होती है और अल्टीमेटली वो रिस्क किसको बियर करना होता है? अल्टीमेटली वो रिस्क बियर करना पड़ता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो जैसे जैसे डेट बढ़ती रहेगी एक उसमें फर्म में, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती रहेगी, जिसकी वजह से हमारा जो केई है वो राइज होने लग जाएगा। हमारा जो केई है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो राइज होने लग जाएगी, जो कि नेट इनकम अप्रोच में कांस्टेंट रहता था। ठीक है, इसकी वजह से क्या होएगा कि डेट कांस्टेंट है, केई बढ़ रहा है, तो जो हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमारी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि उसमें कोई फॉल या राइज पॉसिबल नहीं है। सर जो आपने बोला था ना, आपका कनेक्शन लूज हो गया था, तो आप एक बार ये जो ये राइज वाला है ना, वो एक बार दोबारा रिपीट कर दो। हाँ ठीक है, मैं भी बता दूं। ये अप्रोच कहती है कि आप चाहे 1 रुपए की डेट लो, चाहे 1 करोड़ की डेट लो, डेट हमेशा सेम रहेगी, डेट का कॉस्ट सेम रहेगी। लेकिन जैसे हम डेट लेते हैं हमारी फर्म का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है और अल्टीमेटली वो फाइनेंशियल रिस्क बियर किसको करना पड़ता है? वो फाइनेंशियल रिस्क बियर करना पड़ता है इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो जैसे जैसे डेट बढ़ती रहेगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहेगी, और क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहेगी, इसके वजह से जो हमारा केई है वो राइज करेगा। केई राइज करेगा, क्योंकि केई राइज करेगा, जो डेट नीचे खींच रही है, केई ऊपर खींच रहा है, तो जो केओ है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, वो हमारा मूव नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने कहा कि जो हमारी केओ है वो कांस्टेंट रहेगा और केडी कांस्टेंट रहेगा, केई इसमें चेंज होता रहता है। तो इसकी एडिशनल असम्पशन क्या हो गई? इसकी एडिशनल असम्पशन यहां दिख रहा है बोर्ड। इसकी एडिशनल असम्पशन हो गई, अभी लिखवाऊंगा भी मत लिखना, केडी एंड केओ कांस्टेंट। बच्चों इधर देखिएगा, फॉर्मूले वही 2 लगेंगे, लेकिन इसमें फॉर्मूले उल्टे हो जाएंगे। उल्टे मतलब पहले हम सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हम फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमें, इस अप्रोच में हमें केई निकालना होता है। हमें केडी और केओ दे रखा होगा, हमें केई निकालना होगा। तो यहाँ देखिए, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन केओ। ये हमें दे रखा होगा सब कुछ, हमारी वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। इस वैल्यू ऑफ फर्म को आप लगाओगे सेकंड फॉर्मूला पे, वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ डेट हमें पता ही है, इंटरेस्ट अपॉन केडी, प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें पता ही है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। अब हमारे को केई इससे निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू भी है, हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो हमारा ये फाइंड आउट हो जाएगा। और हमें इस अप्रोच में केई ही निकालना होता है। बच्चों समझ में आई अप्रोच? हाँ जी निशांत, समझ में आई? यस सर, यस। दिव्यांश आपको? यस सर, आ गई सर। चलिए एक बार इसको लिखते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस करके तो और क्लैरिटी आएगी। तो अब अपनी सेकंड अप्रोच का नाम लिखिए नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। वो थी नेट इनकम अप्रोच, ये है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। वैसे तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि आपको कौन सी अप्रोच लगानी है, लेकिन मैं अभी आपको ये एक बार सारी अप्रोचेस हो जाए, फिर मैं आपको हिंट्स लिखवाऊंगा, टिप्स लिखवाऊंगा, कि आपको क्वेश्चन में ना भी लिखा हो तब भी आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी अप्रोच से क्वेश्चन करना है। ऐसी भी टिप्स मैं आपको दूंगा। चलिए पहले आप अपना सेकंड पेज, मतलब नेक्स्ट पेज पे हेडिंग दीजिए नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, और उसके नीचे लिखिए एडिशनल असम्पशन। सर ये भी यूट्यूब डालोगे आज? ये यूट्यूब पे डाल दूंगा, नहीं इसको पब्लिक नहीं करूंगा। डाल दो सर, बढ़िया रहता है, मैंने कल रिवाइज किया था अभी क्लास में। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, इससे आप लोगों को भी फायदा होगा। अभी तो नहीं, बट बाद में अगर आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको बड़ा फायदा होगा। ठीक है, मेरा भी एक बैकअप भी बन रहा है, अगर कभी आगे काम आ जाए तो मेरा कुछ ऐसा जा नहीं रहा। मेरा भी हो जाएगा सर, आगे पढ़ाई में काम आ जाएगा। हाँ जी, मुझे भी फायदा हो जाएगा आगे पढ़ाई, जो मतलब हाँ नहीं मैं डालूंगा इसको, मैं रिकॉर्ड किया मैंने। चलिए बच्चों लिखिए नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एडिशनल assumptions. This approach assumes that
कॉस्ट ऑफ डेट ब्रैकेट में लिखिए केडी, कॉस्ट ऑफ डेट ब्रैकेट में लिखिए केडी, एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ब्रैकेट में लिखिए केओ, एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल remains constant सर हाँ जी, KD and KO remains constant for all the levels of debt equity mix, for all the levels of debt equity mix. उसके नीचे एक और सब हेडिंग लिखिए, मेन प्रपोजिशन, मेन प्रपोजिशन। एक डायग्राम बनाइए ये वाला, बच्चों लिखना शुरू करें, बना लिया? बच्चों बनाइए जल्दी से, बना लिया? यस सर। निशांत आपने बना लिया? बना लिया सर, बना लिया। चलिए लिखिए इसके नीचे अब, when there is no debt। हो गया फिर हाँ जी, हाँ निशांत पूछा, वो बना लिया तूने? नहीं सर, मैं कनेक्शन का वो हो गया था मेरा। अच्छा बना, एक जल्दी बार बना इसको, assumptions जल्दी बना। एक बार assumptions रिपीट कर दो, वैसे मैं लिखे ही नहीं। अच्छा, assumptions in this approach assumes that cost of debt KD एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके आगे क्या है? overall cost of capital remains constant for all the levels of एज remains constant for all the levels of debt equity mix। ठीक है, इसके आगे भी है? नहीं बस यही है, एडिशनल assumptions यही है, बस डायग्राम बनाओ उसको। ठीक है सर।
सर आपने कैमरा ऑफ किया हुआ है क्या? मैंने हाँ नहीं, क्यों? हाँ अब दिखे आप। बना लिया? एक सेकंड सर बस। हाँ सर हो गया। अब लिखना शुरू करिए। when there is no debt in the capital structure, KE, that is cost of equity, will be equal to KO, that is overall cost of capital. KE will be equal to KO, that is overall cost of capital. As आगे लिखिए full stop. As the firm start increasing, the quantity of debt in the capital structure the financial risk burden of the firm will also increase. The financial risk burden of the firm will also increase due to the increase in the payment of interest. Full stop. Due to this, आगे लिखिए, full stop के बाद फिर से लिखिए, due to this increase in the financial risk, the expectations of the equity shareholders will also increase leading to a rise in the cost of equity. Full stop. हाँ जी, कहां तक लिखा लास्ट? Leading to a rise in the cost of equity. आगे लिखिए, the full stop, the overall result of this will be that the KO
the KO will remain constant. The KO will remain constant for all the levels of leverages. For all the levels of leverages. All the levels of leverages का मतलब हुआ all the levels of debt equity mix. अब उसके नीचे ये दो ही फॉर्मूले लिखे बट उल्टे लिखे, पहले ये वाला लिखे फिर ये लिखे, जैसे कल हमने जो फर्स्ट लिखा था वो सेकंड हो जाएगा और जो सेकंड लिखा था वो फर्स्ट हो जाएगा, ये दो फॉर्मूले, पहला ये और सेकंड ये। सर इसमें फर्स्ट से हमको Vx मिलेगा तो फिर उसके बाद हम लोग सेकंड वाले पे आएंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट है? क्या कह रहे हो? पहले इसमें पहले में Vf क्लैरिफाई हो जाएगा उसके बाद हम सेकंड पे आएंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट? ये जो Vf आ जाएगा ये हम नीचे लेके पुट करके के निकालेंगे। ठीक सर। चलिए 8.3 पे आइए, पेज नंबर 182 पे 8.3 पे आइए। आइए पढ़ते हैं इसको। OI Limited belongs to a risk class of 10%। तो बेटा ये जो रिस्क क्लास दे रखी है 10% की आपकी KO है, इसके ऊपर लिखिए KO and expects an EBIT of 4 lakhs. It employs 8% debt in the capital structure। तो जो हमारा KD है वो 8% है। Find out the value of firm and cost of equity capital, क्योंकि हमें KE निकालना है। If it employs debt to the extent of 20%, 35%, 50% of the total financial requirement of 20 lakh। तो मैं आपको एक पार्ट करके दिखा रहा हूँ जिसमें हम 20% डेट लेंगे। अभी कुछ मत लिखना, अभी सिर्फ यहाँ ध्यान देना, इनका आंसर गलत, मतलब इनका सॉल्यूशन भी गलत है, मतलब पहले का तरीका गलत है, तो वो भी मत देखना, पहले यहाँ देखिएगा। हम पहला पार्ट ले रहे हैं व्हेन देयर इज 20% debt of 20 lakhs, क्योंकि 20 लाख टोटल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो कह रहे हैं कि 20% डेट हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा डेट? दैट इज 4 lakhs। ये बात समझ में आई बच्चों? हाँ जी, ये बात समझ में आई सबको? यस सर। अब हम अपने दो फॉर्मूलेस लगाते हैं, हमारे वही दो फॉर्मूलेस हैं। पहला हम लगाएंगे सेकंड फॉर्मूला इसमें, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू EBIT अपॉन KO। हमें आप इसमें EBIT दे रखा है, EBIT हमें दे रखा है 4 lakhs का और KO दे रखा है 10%। तो हमारा 4 lakhs अपॉन 10% कितना हो गया? वैल्यू ऑफ फर्म हमारी आ गई 40 lakhs की। ठीक है बच्चों, अब हम इस वैल्यू ऑफ फर्म को यूज करके अपना दूसरे फॉर्मूले में लगाते हैं। दूसरा फॉर्मूला मेरा क्या कहता है? सेकंड फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला एक्सपैंड कर लेते हैं, इंटरेस्ट अपॉन EBIT, सॉरी KD प्लस EBIT माइनस इंटरेस्ट अपॉन KE। अब हम वैल्यूज पुट अप करनी शुरू करते हैं। ये जो 40 lakhs है ये यहाँ डाल, इज इक्वल टू इंटरेस्ट कितना है? देखो 4 लाख है और डेट का रेट क्या है?
8%, तो इसका मतलब 4 लाख का 8% कितना हो गया? 3,20,000 डिवाइड बाय 8% प्लस ईबीआईटी कितना है? 4 लाख माइनस 3,20,000 डिवाइड बाय के। पहले बताइए यहां तक समझ में आया बच्चों आपको? सर ये आपने 32 कहां से लिया है? तो ये हाँ सर। सर आपकी डेट 4 लाख है यस सर। और हमारी डेट का रेट क्या है? 8%। यस सर। तो 4 लाख का 8% कितना हुआ? 32,000, सॉरी 32,000। अब सही है? यस अब सर। समझ में आया जश्री? यस सर। तो अभी हमारा हो गया 4 लाख माइनस 3,20,000 कितना हुआ? ये हो गया, सॉरी 32,000 कितना हो गया? बताइए जल्दी से। 4 लाख माइनस 32,000 कितना हुआ? 3 लाख 368। 368। अब जल्दी से ये करके पहले बताइए समझ में आया ये? हाँ सर। यस सर। 36 lakhs is equal to 368,000 डिवाइड बाय के। तो अब जल्दी से के निकाल के दिखाइए। इससे हमारा के आ जाएगा 10 पॉइंट समथिंग। 36 लाख कैसे हो गया? सर 40 lakhs माइनस 4 लाख वहां ले जाओ ना। ये देख, ये 4 लाख है ना, हाँ हाँ, अच्छा ठीक तो है ये ठीक। माइनस हो गए ना यहाँ के। हाँ ठीक है। बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं? आ, आ गया सर। जल्दी से इसका सेकंड और थर्ड पार्ट, मतलब 20% है ना, अब आगे करिए आप इसका। 50, 35 एंड 50% से लेके देखिए। पहले इसको लिख लीजिए एक बार। सर आपने जूम की सब्सक्रिप्शन ले ली? हम्म, कितने की ली सर? ये 1 मंथ वाली ली है। ये $15 की है, तो नेट 1,200 की पड़ी 1 मंथ की। ठीक है। हाँ नहीं सही है, रीजनेबल है। जल्दी बच्चों लिख के 35% करिए। जब हमारा 20 लाख का 35% डेट होएगा तो देखिए उससे क्या क्या चेंज होते हैं। और 50% से जल्दी करिए।
निशांत हाँ ये हो गया जैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ यार। हो तो तैयो कैसे किया यार सेम ही नहीं कर रहा भैया, क्या कह रहे हैं? सेम ही नहीं कर रहा। हो गया यार, वो तो हो गया। नहीं 35% वाला। हाँ वो हो गया भाई। हाँ वो कितना आ रहा है? हाँ जी बच्चों, हो गया? नहीं सर, एक मिनट। करो, कोई डाउट तो नहीं है ना? 35% वाला कितना आ रहा है भैया? 35% का आंसर के आएगा आपका 10.42। भैया आपका भी मैच हो रहा है निशांत भैया। एक मिनट यार, एक मिनट में कर रहा हूँ। करो जल्दी, हो मैंने तो बुक से लाया, हो सकता है गलत हो। टेन पॉइंट टू टू। हाँ 10.22 आ रहा है मेरा भी। हाँ ठीक है। सर बोल रहे हैं गलत आ रहा है। नहीं, तुम्हारा कितना कितना आ रहा है? सर 10 फर्स्ट वाले का 10.22, सेकंड वाले का भी 10, मतलब जो 35% है उसका भी 10.22। नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो। 10.22 आ ही नहीं सकता उसका। 10.22 ही आ रहा है। सर आ ही नहीं 10.22 सकता ये बेटा। चलो, गारंटी। एक बार देख, नहीं आ सकता। यहाँ देखो, नहीं आ सकता। के ही 10.22 नहीं आ सकता। देखो ये तो 40 लाख ही रहेगा। अब आ जाओ यहाँ पे, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? एक मिनट सर, 40 लाख कैसे रहेगा? 40 लाख 40 कैसे लाख सर? रहेगा। केओ तो 10% ही दे रखा है। सर लेकिन ईबीआईटी चेंज नहीं होगा? ईबीआईटी क्यों चेंज होएगा? ईबीआईटी तो गिवन है। वो तो कल असम्पशन में लिखी थी कि वो चेंज कहाँ होता है ईबीआईटी। कैसे चेंज हो गया ईबीआईटी? अरे यार भाई, गलत। ईबीआईटी तो 4 लाख ही रहेगा। ईबीआईटी चेंज कैसे हो गया? क्या ले लिया तूने? 7 सर लाख। मैंने 7 ले लिया। तो कहाँ से ले लिया साथ? 35% ऑफ 20 लाख। अरे भैया वो डेट है, वो कैपिटल है, वो डेट है, उसको ईबीआईटी से कैसे रिलेट कर सकते हो? ठीक है। करो जल्दी से। श्रेय, ईबीआईटी तो 4 लाख से रहेगा। इंटरेस्ट कितना होगा सर? इंटरेस्ट 8% ऑफ 7 लाख होगा ना? 20 लाख का 35% कितना होता है? पहले बताओ, 20 लाख का 35% कितना होता है? 7 लाख। 7 लाख का 8% कितना होता है? ठीक है, 56। हाँ, 56,000। ठीक है, ठीक है। 19.51। अरे नहीं, कितना आया? एक सेकंड सर, गलत आ। 10.42। हाँ 10.4, ठीक है। अब 50% पे करिए।
10.66 ये सर। 50% वाले का है ना? हाँ हो गया? हाँ सर, हो गया। 10.66 आया है। ठीक, दिव्यांश आपका? सर एक सेकंड, एक हो सेकंड गया सर, सर, आखिरी हो गया। वाला होने वाला है, आखिरी वाला होने वाला है सर, 2 सेकंड रुक जाओ। चलो ठीक है सर, हो गया सर। चलिए, अब आप थर्ड अप्रोच का नाम डालिए, ट्रेडिशनल अप्रोच। इस अप्रोच का मानना था, इसने कहा कि नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच दोनों ही रियलिस्टिक नहीं है। इसने कहा, इस अप्रोच ने कहा, ना तो केडी कांस्टेंट रहेगा, ना ही केई कांस्टेंट रहेगा, और ना ही केओ कांस्टेंट रहेगा, सब कुछ बढ़ेगी। तो उन्होंने बोला कि पहले जो है केडी धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर वो एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही हमारा जो केई है वो भी पहले तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर वो एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इनकी वजह से होएगा क्या कि जो हमारा ओवरऑल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, वो पहले तो फॉल करेगा, क्योंकि जब वो ग्रेजुअली इंक्रीज, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे, और फिर वो एकदम से राइज करने लग जाएगा। तो उन्होंने बोला कि वो एक फर्म को वो वाला डेट इक्विटी मिक्स चूज करना चाहिए जिसमें हमारा केओ जो है, जिसमें हमारा केओ लीस्ट होएगा, हमें वो वाला डेट इक्विटी मिक्स यूज करना चाहिए। दिस इज द ऑप्टिमल डेट इक्विटी मिक्स। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इसमें आपको केडी और केई दे रखा होगा, केडी और केई दे रखा होगा, लेकिन अलग अलग दे रखे होंगे, चेंजिंग दे रखे होंगे। तो हम अपना वही वाले फॉर्म दे जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला किया था, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ डेट इंटरेस्ट अपॉन केडी प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अपॉन केडी केई। इससे हमारा वैल्यू फॉर्म आ जाएगा। फिर इस वैल्यू फॉर्म को यूज करके सेकंड फॉर्मूले में डालेंगे, वैल्यू फॉर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन क्यू। आपको केओ निकल जाएगा। आपको अलग अलग दे रखे हैं क्योंकि 20% डेट में केडी ये है, केई ये है, 30% डेट में केडी ये है, केई ये है, आपको तीन चार दे रखे होंगे। आपको सबके वो उन तीन चारों में ये फॉर्मूला लगा के केओ निकालना होगा, और जिसका केओ लीस्ट होएगा दैट विल बी द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब वो वाला डेट इक्विटी मिक्स एक फर्म को ऑप्ट करना चाहिए। आई बात समझ में? हाँ जी बच्चों, बात समझ में आई? यस सर। चलिए अब अप्रोच का लिखते हैं, पहले अप्रोच को लिखते हैं। तो आप हेडिंग दीजिए ट्रेडिशनल अप्रोच और उसके नीचे लिखिए एडिशनल assumptions। पहले एडिशनल assumptions लिखनी शुरू करिए। बोथ केडी एंड केई, बोथ केडी एंड केई will rise with the increased level of leverage।
with the increased level of leverage, मतलब जैसे जैसे डेट इक्विटी बढ़ता रहेगा। उसके नीचे आप मेन प्रपोजिशन लिख के डायग्राम बनाइए पहले, मेन प्रपोजिशन लिख के डायग्राम बनाइए पहले। लिख कर बना लिया बच्चों? सर इसमें आपने एक ऑप्टिमल डेट करके डेट इक्विटी करके एक चीज लिखी है, वो एक बार समझाना थोड़ा सा। ऑप्टिमल डेट इक्विटी मिक्स लिख लो। हाँ मिक्स। ये समझाओ सर, ये मतलब हुआ कि जहां पे केओ लीस्ट है वहां पे जो हमारा डेट और इक्विटी का मिक्सचर है कि कितना डेट कितना इक्विटी, वो बेस्ट है। श्रेय आगे समझ? सर इसका मतलब उस पॉइंट के बाद एंड तक वो इक्विटी मतलब ऑप्टिमल है? नहीं नहीं, उस पॉइंट पे, सिर्फ इस पॉइंट पे ऑप्टिमल है, इसके बाद फिर खराब हो गया तो हमारे को ये वाला डेट इक्विटी मिक्स लेना चाहिए, ये इतना डेट और बचा हुआ इक्विटी। अच्छा, मतलब जब वो बीच में आ रहा है उन दोनों के। हाँ सिर्फ ये वाला पॉइंट, सिर्फ ये वाला पॉइंट। हो गया सर। चलिए अब लिखना शुरू करिए। Traditional approach believes that both net income approach and net operating income approaches are unrealistic full stop. Traditional approach states that as the amount of debt increases in the capital structure, as the amount of debt increases in the capital structure, both cost of debt as well as cost of equity, both cost of debt as well as cost of equity will rise. This increase will be
at a slow pace in the beginning. This increase will be at a slow pace in beginning, and then at a faster pace, and then at a faster pace. Full stop. Due to this, the KO, overall cost of capital, the KO, that is overall cost of capital, will first fall, and then start rising. And then start rising. Full stop. The optimal debt equity mix will be at that point. The optimal debt equity mix will be at that point where the optimal debt equity mix will be at that point where the KO is the least, and the value of firm is the maximum, इसके नीचे आप बच्चों ये दोनों फॉर्मूला लिखिए, पहला ये फिर सेकंड ये। हो गया? सर ये सेकंड फॉर्मूला में EBIT अपॉन KO हो गया। हाँ, KO हमेशा यही है और क्या है? नहीं सेकंड वाले नीचे। हाँ तो आपने हर थ्योरी में यही तो लिखा है। हाँ ठीक है सर, वो थोड़ा सा हाँ, ब्लर था इसलिए मेरे को। ये फर्स्ट हो गया। हाँ ठीक है। आइए बच्चों 8.5 क्वेश्चन पे आइए एक बार। सर और कितनी देर चलनी है सर? मेरी इंटर्नशिप का टाइम भी हो रहा है। ये एक क्वेश्चन कर लो बस। बच्चों इसको देखिए, आपको 5 कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखे हैं जिसमें आपको पहले तो EBIT दे रखा है 3 लाख जो सेम रहेगा सबके लिए। फिर आपको 5 कैपिटल दे रखे हैं 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख और 7 लाख, और आपको अलग अलग KD दे रखे हैं, KE दे रखा है। तो मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ जिसमें 3 लाख है, उसमें हम वैल्यू ऑफ फर्म और कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला वही होते हैं, जब पहला पार्ट करते हैं जिसमें 3 लाख है। तो देखिए पहला फॉर्मूला वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटरेस्ट अपॉन KD प्लस EBIT माइनस इंटरेस्ट अपॉन KE। तो पहले बताइए, देखिए 3 लाख की अगर डेट है और इंटरेस्ट रेट कितना दे रखा है, KD कितना दे रखा है, 10% दे रखा है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया? 3 लाख का 10% 30,000 डिवाइड बाय 0.10 प्लस EBIT दे ही रखा है हमें 3 लाख माइनस 30,000 डिवाइड बाय KE भी दे रखा है हमें 12% 0.12। तो इससे हमारा आ जाएगा 3 लाख प्लस 2,70,000 डिवाइड बाय 0.12, ये कितना हो जाएगा?
2250। हाँ सर 22,50,000। तो हमारा हो गया 25,50,000। अब इसको सेकंड फॉर्मूले में लगाएंगे। ये फर्स्ट फॉर्मूला था, ये सेकंड फॉर्मूला। वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन केओ। वैल्यू ऑफ फर्म यहां से आ गई 25,50,000, ईबीआईटी 3 लाख अपॉन केओ। केओ यहां चला जाएगा 8.5। कितना आया? 8.5। नहीं नहीं गलत है यार, देख जरा नहीं एक नहीं नहीं नहीं, एक मिनट 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11.76। बच्चों समझ में आई? श्रेय समझ में आई? दिव्यांश आ गई सर, आ गई। हाँ जल्दी ठीक है से सर, ठीक है। सारे सारे पार्ट करिए जल्दी से। ठीक सर। श्रेय आपको समझ में आया? यस सर। जल्दी से इसके 3 पार्ट्स जो है वो करिए जल्दी से फिनिश। निकल गया सर वो। निकल गया था? कब निकला वो? पता नहीं सर, वो बुला तो रहा था आपको कि आप थे नहीं यहाँ पे, उसने एग्जिट कर दिया शायद। तो श्रेय आपका कितना हो गया? हो गया सर, 2 रहते हैं बस। चलिए अब आपका 8.7 और 8, चलो 8.7 और 8 का आपका होमवर्क है। वैसे अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा 8.7 एंड 8.8। ठीक है, और आपकी नेक्स्ट क्लास कल होगी मोस्ट प्रोबेबली। मैं टाइम हम डिस्कस कर लेंगे, दिव्यांश की करिए तो मैं ग्रुप पे भी पूछ लूंगा। सर 12 बजे मत रखना, 2 बजे के बाद ही रखना। चलो ठीक है, मैं अभी ग्रुप पे डाल दूंगा, आप बता देना। ठीक है सर। ओके।